जय श्री राम, जय श्री महाकाल। रिलायंस पावर की रैली अगर आपकी मिस हो गई है और आप अभी पछता रहे हैं और आपको लगता है कि अब यहाँ से क्या बढ़िया एक रैली और मिल जाएगी और मैं क्या इन्वेस्ट करके भरपूर पैसा कमा सकता हूँ, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है ताकि आपको समझ आए एग्जैक्टली रिलायंस पावर के साथ में और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। बट ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन तो है नहीं, बट इसको आप एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखिए क्योंकि एक अच्छी केस स्टडी है समझने के लिए किस तरह से एनालिसिस किया जाता है। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा जैसे ये भी बनाया है। और आप लोग तो ये जानते हैं कि जब भी मैं इस तरह के कोई वीडियोस बनाता हूं तो उसको कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूं ताकि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग अगले लेवल तक जाए और हम सीख पाएं कि एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं इस कंपनी के और क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद ही एक बड़ा सा जंप आया है शेयर प्राइस में। क्यों आया है, कैसे आया है, उसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड, वील बी टॉकिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ द कंपनी, एग्जैक्टली क्या कर रही है और क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस कंपनी में। और साथ ही साथ टेक्निकल जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेक्निकल से लेवल पता पड़ेगा, एंट्री एग्जिट कहाँ करनी है उसके बारे में भी डिटेल पता पड़ती है। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज क्वार्टरली रिजल्ट्स। अच्छे रिजल्ट आए हैं। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी से देखें तो रेवेन्यू वाइज इतने कोई धमाकेदार नहीं हुए हैं। पहला पॉइंट ही क्लियरिटी से बता रहा हूं कि रेवेन्यू वाइज बहुत ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। अब ऐसा क्या हुआ है करेंटली, अगर मैं FY25 और FY24 को पहले कंपेयर कर रहा हूं, इसमें अपन पहले ईयरली कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि ईयरली अगर देखूंगा तो ग्रोथ अच्छी है, ईयरली ग्रोथ अच्छी है, फिर अपन क्वार्टरली पे जाएंगे। ईयरली अपन बात करते हैं 7,893 करोड़ से रेवेन्यू गिरा है 7,583 करोड़। तो रिजल्ट तो खराब हो गया नहीं। ऑपरेशनल जो मार्जिन है ना, दैट इज 1160 करोड़ का जो ऑपरेशनल मार्जिन था, ऑपरेटिंग मार्जिन था, वो बढ़कर हो गया 2,108 करोड़। मतलब कंपनी ऑपरेशंस में एग्जीक्यूट करती जा रही है, अच्छे से करती जा रही है, वहां पर ये टर्निंग पॉइंट बना है। पहले ऑपरेशनल मार्जिन इनका था 15% जो बढ़कर हो गया 28%। तो सर जब ऑलरेडी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही थी, ये कहाँ निपट गई यार, कहाँ इतना बढ़िया कंपनी था। इनफैक्ट जब मैंने अपना करियर चालू किया था एट दैट टाइम रिलायंस पावर का IPO आया था और ऐसा कहा जाता था कि रिलायंस पावर का जो ये IPO है ये एक तरह का काला धब्बा है, उसके बाद जाके रिसेशन चालू हुआ था। अब उसके बाद में अब जाके कंपनी रिवाइव हो रही है। तो ऐसा क्या हुआ जबकि कंपनी ऑपरेशनल मार्जिन अच्छा कर रही है। लोन्स लोन्स एक बहुत बड़ा पॉइंट था इस कंपनी के लिए जिसके कारण इनकी हालत बहुत खराब हुई। कई जगह मिसयूज ऑफ द फंड भी हुआ है, बहुत जगह जो इनके ओनर हैं उन्होंने मिसयूज भी किया है फंड। बट लेट्स गो फर्दर। अभी तो जो इंटरेस्ट पहले 2,451 करोड़ का था वो गिरकर हो गया 2,056 करोड़। सर ये तो आप अजीब सी बात बोल रहे हो। पहले हमारे न्यूज़ पड़ी थी कि रिलायंस पावर डेट फ्री हो गई है, अनिल अंबानी डेट फ्री हो गया है। ऐसा नहीं होता है। इनको अलग अलग अगर आप कंसोलिडेट करते जाओगे तो फिर डेट फ्री नहीं हुए हैं। कुछ कुछ एरियाज में, कुछ कुछ सेगमेंट्स में ये लोग डेट फ्री हो गए हैं तो उसमें वो बोलते हैं हम तो डेट फ्री हो गए। कुछ कुछ बैंक्स का इन्होंने अपना लोन जो इसमें बहुत ज़्यादा पंगे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे, उसको ख़त्म कर दिया, बट अभी भी बोरोइंग्स हैं। रही बात प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पिछले साल लॉस में थी कंपनी, 2,68 करोड़ के लॉस में थी, जो इस साल 2,948 करोड़ का प्रॉफिट है। ये आपको क्लैरिटी से दिख जाएगा स्क्रीन पर जब हम ईयरली बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, ईयरली प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब पहले ऑपरेशनल पे आ जाएं, जो इनके करंट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, ऑपरेशंस जो हैं उनको देखें। सबसे पहली चीज़, करंट क्वार्टर मतलब मार्च 25 क्वार्टर को अब मार्च 24 क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, जिसको हम बोलते हैं YOY। 1997 करोड़ से इनका गिर गया रेवेन्यू 1978 करोड़। ऑपरेटिंग मार्जिन 186 करोड़ से बढ़कर 590 करोड़। मतलब जहां पर 9% का ऑपरेटिंग मार्जिन हुआ करता था वहां पर हो गया इनका 30%। डिमांड भी वैसे ही बढ़ रही है बट मार्जिन्स, इनकी कॉस्टिंग, इनकी इफेक्टिवनेस वो बेहतर होती जा रही है। दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर एनी ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर इतने से वीडियो देख के ही हम लोग क्या करें, बाइंग कर लेते हैं यार, अब तो बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ले लेते हैं। सब्र करो, पूरा समझो, फिर आपको लगे तो आप ले लेना। इंटरेस्ट मतलब ब्याज,
जो मार्च 24 क्वार्टर में था इट वाज 517 करोड़, जो अब गिरकर हो गया है 399 करोड़। पिछले बार लॉस में थी, इस बार प्रॉफिट में है, बढ़िया बात है। अब देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा कि जब आप इस कंपनी के रिजल्ट देखोगे ना तो आपको फ्लक्चुएशंस बहुत दिखेंगे। ऐसा क्या हुआ है कंपनी के साथ में जो इतना बढ़िया चल रही। इनफैक्ट पिछले 10-12 दिन में अगर आप देखोगे तो करीब 35-40% का रिटर्न आया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एक तो इन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि सोलर और बैटरी स्टोरेज में ये लोग दिग्गज कंपनी बनना चाहते हैं और वहाँ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं और पहुँचने की पूरी कोशिश भी है। दूसरा, अनिल अंबानी की अगर मैं बात करूँ ना तो अनिल अंबानी के दो बेटे, दो अनमोल रतन है उनके, जिनमें से एक का नाम है जय अनमोल और दूसरे का नाम है जय अंशुल। इन दोनों ने जब से टेक ओवर करी है ना कंपनी, इन दोनों ने ऑपरेशंस के ऊपर जब से अपनी कमांड बना के रखी ना, मार्केट में इसकी वैल्यू और बढ़ती जा रही है। एंड दे हैव एग्जीक्यूटेड वेल। रिजल्ट्स भी आपको दिख रहे हैं, बैलेंस शीट भी सुधरते हुए दिख रही है, जो डेट था वो डेट कम होते हुए दिख रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेटअप है वो ज़्यादातर डिफेंस ओरिएंटेड है और इन्होंने उसके लिए भी कमेंट किया है कि हम ये वाली कंपनी से, मतलब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से 3,000 करोड़ का डिफेंस का एक्सपोर्ट टारगेट कर रहे हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में। गुड पॉइंट। बट अब जब बोरिंग्स की बात करें तो बोरिंग्स इनकी एक समय पर थी 28,800 करोड़ की, जो अब बैलेंस शीट में आपको दिख रही होगी 15,153 करोड़ की। तो आधी करीब करीब हो गई है, दैट इज गुड। प्रमोटर की होल्डिंग अभी 24.98% ही है। FIIs ने 8% से बढ़ाकर 13% करी है। FIIs खरीद रहे, मतलब देयर विल बी सम काइंड ऑफ इंक्लिनेशन। DIIs 3.5 से 3.2 है, तो बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। पब्लिक की 64% से गिरकर 59% हुई है। ऑल इन ऑल देखूं तो ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे ना, मतलब अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हो पूरा करंट ईयर को, अगर मैं पूरा कंपेयर करने जाऊं तो FY24 को FY25 से, अदर इनकम इनके पास बढ़ी है काफ़ी अच्छे से। अदर इनकम इनकी बढ़ी है 3,905 करोड़ पे। वो एक क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर एक्सेप्शनल आइटम जो आया है इनके पास, वहां से इनको अच्छा खासा बैलेंस शीट में बूस्ट भी मिला है। बट एक दिन पैसा तो बढ़ गया, ताकत बढ़ गई, लोन्स पे ऑफ करने के लिए भी ताकत बनेगी। तो ऐसा क्या चल रहा है कि ताकत आगे अच्छी दिखेगी या नहीं दिखेगी, बिजनेस क्या करती है, इसके ऊपर भी बात करें। लेट्स कम टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज बिजनेस। ये हम सब जानते हैं कि पावर प्रोजेक्ट्स की कंपनी है। जनरेशन कैपेसिटी इनके पास एज ऑफ नाउ है 5,945 मेगावाट्स की, जिसमें से मेजॉरिटी 5,760 मेगावाट्स थर्मल है और 185 रिन्यूएबल है। अब रिन्यूएबल में ये लोग अच्छे खासे ग्रोथ पे बात कर रहे हैं। अभी पहले उसके वहाँ पर जाने से पहले समझिए कि ऑपरेशनल कौन से है। एक है रोज़ा प्रोजेक्ट जो शाहजहांपुर पे है, वहाँ पर 1200 मेगावाट्स अभी भी चल रहा है। UMPP जो सैसन में है 3960 मेगावाट्स वहाँ पर अभी चल रहा है। इसके अलावा सोलर प्रोजेक्ट्स में है इनके पास। राजस्थान में 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो 40 मेगावाट्स का है, दूसरा 100 मेगावाट्स का है। और विंड प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में 45 मेगावाट्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ये बना रहे हैं अरुणाचल, हिमाचल और उत्तराखंड में 3,438 मेगावाट्स की। तो ये सारे अगर मैं पॉइंट्स देखूं और जिस हिसाब से सोलर का ये लोग आगे अपना काम बढ़ाते जा रहे हैं, बनाने की कोशिश करते जा रहे हैं, दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। MOU साइन किया था इन्होंने बांग्लादेश के साथ में और बांग्लादेश की हालत खराब हो गई। गैस बेस्ड प्रोजेक्ट था वो 3,000 मेगावाट्स का, जो समालकोट के साथ में, समालकोट एक एरिया वहाँ पे, उनके वहाँ पर ये लोग अपना प्रोजेक्ट कर रहे थे। बट अभी बांग्लादेश की कंडीशन को देख के लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा इनको वहाँ से बेनिफिट आएगा। कुछ प्रोजेक्ट्स इनके नियर टू बंद ही हो गए, नॉन ऑपरेशनल कैटेगरी में आ गए हैं। दैट इज 600 मेगावाट्स का जो बूती बोरी प्रोजेक्ट है इनका नागपुर में। 3,960 मेगावाट्स का कृष्णापट्टनम पे है इनका एक प्रोजेक्ट, जो कि शांति से बैठ गया है, अभी कुछ ज़्यादा उसमें ऑपरेशंस नहीं है। और मध्य प्रदेश में भी एक प्रोजेक्ट है। इफेक्टिवली बिजनेस अभी भी मिक्स बैक है। बट ये अच्छी बात है कि सोलर और बैटरी सेविंग में, बैटरी स्टोरेज में ये लोग टॉप पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, उस पर बहुत काम कर रहे हैं और इसका फ्यूचर है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बट पॉइंट ये है, क्या ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए? देखो मेरा तो नहीं लगा है, नहीं लगा है, क्योंकि मेरे को इस तरह की कंपनीज थोड़ी सी कम पसंद है। मुझे थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा समझ में आता है। हाँ ठीक है, इसमें रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। बट आप अगर एक चीज़ नोट करें, पिछले कुछ दिन से जब मार्केट में इसका शेयर प्राइस का अलग सा ही बूम चल रहा है,
तो सेबी ने भी इसको ASM स्टेज 1 कैटेगरी में डाल दिया है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम अनाप शनाप चल रहे हैं। तो अब थोड़ा मॉनिटर सेबी भी करेगी कि यार एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, कौन खरीद रहे हैं। बहुत ज़्यादा अफलातूनी रिजल्ट्स तो है नहीं, ठीक है, अच्छे हैं, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, दैट इज़ गुड। बट ऐसा होगा कि एकदम से प्राइस अर्निंग रेशियो इस लेवल पे चले जाए कि भाई साहब हर कोई रिलायंस पावर कर रहा है। तो वहाँ पर अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे क्वेश्चन है, मेरे को थोड़ा रिस्की लगता है वाला बिजनेस इनका, और मैनेजमेंट का इतिहास थोड़ा सा ख़राब है, तो इसके चक्कर में मैं इन्वेस्टेड यूजुअली नहीं रहता हूँ ऐसी कंपनियों में। मेरे लिए फंडामेंटल एनालिसिस और जो मैनेजमेंट का रुझान है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए। तो लेट अस कम टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज टेक्निकल। 54 अब सपोर्ट है, 54 को टूटा तो और नीचे आएगा, बट 54 सपोर्ट है। उसके ऊपर जब तक चल रहा है ब्लू स्काई जोन है, वो वहाँ पर बढ़ सकता है, और बट 54 इसका सपोर्ट ही, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, और लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए। जैसे ये भी बनाया वो भी बनाया जाएगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।